सबसे बेहतरीन रिश्ता वो होता है जहाँ हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफ़ी से जिंदगी पहले जैसी हो जाती है। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ संसार में निर्वाण सीजन 3 के इस शो में। आज हमारे साथ एक बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिन्हें आप सभी जानते हैं, लेकिन आज हम उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं स्टूडियो में सुमित बांगा जी और पूजा बांगा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू, नमस्कार। तो क्योंकि पूजा बांगा जी आप हमारे इस शो का एक चेहरा भी हैं, आज हमें आपके बारे में जानने का मौका मिला है। मैं चाहूँगी कि आप दोनों अपने अपने बारे में कुछ बताइए। मैं पूजा बांगा हूँ, सभी जानते हैं हमारे दर्शक, और मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ और मैंने अपना बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मास्टर्स किया है कथक में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और मेरी एक एनजीओ है ऑफबीट सपोर्ट फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हम लोग स्पेशली एबल्ड और वीकर सोसाइटी के लिए काम करते हैं। एंड मैं को फाउंडर हूँ सोल सेतु वेलनेस फाउंडेशन की, जो कि एक प्लेटफॉर्म है फॉर योर स्पिरिचुअल एंड वेलनेस, होलिस्टिक वेलनेस। वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच। सर आप? मैं सुमित बांगा, पूजा का लेस बेटर हाफ, और जो ये करती है मैं उसमें उसको सपोर्ट करता हूँ। मेरा यही रोल है। अदरवाइज आई एम एन एंटरप्रेन्योर और कुछ फैमिली बिजनेसेस, कुछ अपने बिजनेसेस, सुबह से लेकर शाम तक ये, उसके बाद घर पे पूजा के साथ। ये तो हुई आपकी अभी की जिंदगी, लेकिन वो पल हम जानना चाहते हैं जब आप दोनों पहली बार मिले थे। आप दोनों पहली बार कैसे मिले? पहली बार तो ऐसा है कि काफ़ी फिल्मी स्टोरी है, क्योंकि हम लोग हमारी फैमिलीज आपस में फैमिली फ्रेंड्स रही हैं और हम लोग एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। बचपन से जानते थे। I was 13 years old when he first, told me that he likes me. So since then we are together. So we have grown together. We have, bonded together. सब कुछ हमने लाइफ में साथ साथ ही किया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें है, ये है कि जब हम लोग का अफेयर था, फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि फैमिली फ्रेंड्स हैं और अभी एज नहीं है कि आगे हम कुछ सीरियस ऐसे रिलेशन के बारे में सोच सकें, तो वी टुक अ ब्रेक फ्रॉम ईच अदर कि लेट सी जो लाइफ हमें जहाँ पर लेके जाएगी। तो ऐसा हुआ कुछ कि इनके बिज़नेस के चक्कर में मेरे फादर इन लॉ को जयपुर जाना पड़ा। एंड इट हैपन कि सुमित के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो वहाँ पर मैरिड और सेटल थे। तो पापा उन्हीं के घर पे गए, तो पापा को मालूम पड़ा था कुछ लेटली कि हम लोग एक दूसरे को पसंद करते थे। तो उन्होंने उनसे बात करी कि मुझे कुछ पता चला है कि सुमित पूजा एक दूसरे को लाइक करते थे, तो आपको इस बारे में पता है? सिंस दे वर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, तो उन्होंने सारी की सारी बात उनको बता दी। एंड दैट टाइम इट वॉज मतलब उस टाइम के हिसाब से हमारी मैरिजेबल एज थी। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा अगर मेरा बेटा पसंद करता है पूजा को तो फिर उसकी शादी उसी के साथ ही होगी। तो दैट्स हाउ ही केम बैक एंड देन ही सेंट द प्रपोजल टू माई फादर कि ऐसे ऐसे मैं चाहता हूँ कि बच्चों का रिश्ता हो जाए। सो इट वॉज ऑल डेस्टिन्ड, आई फील। सर कुछ स्टोरी में जो मैम भूल गई हो वो आप ऐड करना चाहते हैं? हाँ, बहुत सारे मिर्च मसाले थे इस दौरान। 13 ईयर ओल्ड से लेके 23 ईयर ओल्ड, 10 साल का टाइम, जिसमें हम कई बार मिले, कई बार बिछड़े, कई ब्रेकअप्स हुए, कई पैचअप्स हुए, बट ओवरऑल we were destined to be together as we truly loved each other, and here we are today sitting here, हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। आप लोगों की शादी कब हुई थी? 1997, करेक्ट? 1997 में शादी हुई। और एक डेस्टिन की बात ये भी है कि जैसे हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे, हम लोग मिलते, तो आई थिंक आई वॉज अराउंड 10-11 years old when once we were at a फंक्शन। तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को सिर पे ऐसे, जैसे बच्चे होते हैं खेल रहे होते हैं, तो मेरे सिर पे ऐसे हाथ रख के पूछा कि सुमित से शादी करोगी? तो आई सेड येस। सो वहाँ से हम कहाँ आ गए? मतलब ऐसा रहता था कि हम लोग फंक्शन में मिलते थे, तो हम दोनों को ही बहुत डांस म्यूज़िक का शौक़ है, तो हम जैसे सारे बच्चे स्टेज पे डांस कर रहे हैं तो हम शुरू होते थे तो बाकी सब हट जाते थे। हमारा कंपटीशन शुरू हो जाता था कि कौन पहले कौन हारेगा या कौन थकेगा। तो इवेंचुअली हमारे पेरेंट्स को हमें बोलना पड़ता था कि बस अभी हो गया, अभी कोई थका नहीं है, आप दोनों ही विनर हो। तो पूजा जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपने काफ़ी यंग एज में अपने फादर को खो दिया था, तो आपकी लाइफ में उस दौरान क्या चेंजेस आए थे? हाँ,
ये थोड़ा इमोशनल है मेरे लिए, क्योंकि फादर की जगह कोई ले नहीं सकता, सबको पता है। एंड वी आर 3 daughters, 3 sisters एंड 1 brother। और मेरा ब्रदर जो है काफ़ी यंग है हम लोगों से, सो ही इज़ द यंगेस्ट सिबलिंग। तो जब मेरे फादर की डेथ हुई तो बहुत, क्योंकि 21 ईयर्स में शादी हो गई एंड ही वाज नॉट इवन 23, तो हमारा 1.5 साल का गैप है। तो बहुत ही बचपना था और टचवुड जॉइंट फैमिली में पली बड़ी थी मैं। और जब मैं आई यहाँ पर, यहाँ भी हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे इन लॉज थे, ग्रेट मतलब सुमित के ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर भी बहुत ही बचपना रहता था, लाइक यू नो वी यूज़ टू इन्जॉय, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। बच्चे भी बहुत जल्दी हो गए और बच्चे भी, फैमिली काफ़ी टेक केयर कर रही थी, तो वो बचपना ही था। तो आई वॉज हार्डली 26 व्हेन माई फादर पास्ड अवे। सो तब मुझे शायद इतना रियलाइजेशन नहीं हुआ, बट विद एज, विद यू नो मैच्योरिटी मुझे ये फील होने लगा कि नहीं, देयर इज़ सो मच ऑफ गैप। यू नो एक डॉटर की ज़िंदगी में एक फादर का रोल कैसा होता है कि यू नो इट्स लाइक अ पिलर, यू नो इट्स सपोर्ट जो आपके साथ रहते हैं। हालांकि मतलब मैं ये कहूँगी कि सुमित ने उस चीज़ की कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी और हमेशा ही स्टूड बाय मी वॉट एवर वेयर एवर आई वॉज। सो ही वॉज ऑलवेज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। बट हाँ, वो खालीपन काफ़ी टाइम तक, जब तक मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं आई, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग को तो समझा ही, आर्ट ऑफ डेथ को भी समझा कि क्या मतलब होता है डेथ का और क्यों सोल्स चूज़ करती हैं। और कहीं ना कहीं ये भी महसूस किया कि हाँ, उन्हीं की ये ब्लेसिंग्स हैं जो आज हम यहाँ पर हैं। और काफ़ी हद तक आई फील कि स्पिरिचुअलिटी भी मेरे अंदर, मेरे पेरेंट्स, स्पेशली माय फादर, आई ऑलवेज यूज टू लुक अपॉन हिम, क्योंकि वो काफ़ी सोशल पर्सन थे और हर एक की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहना, हमेशा सबके लिए खड़े रहना। इवन वो अपने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, लायंस क्लब के प्रेसिडेंट रहे, इंटरैक्ट क्लब में भी वो मेंबर थे। तो जहाँ भी चैरिटी के लिए जाते, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप होता या कहीं भी कोई चैरिटी इवेंट होता, तो वो हमेशा हमें साथ लेके जाते थे। तो वो बचपन से ही हमने उनके साथ ऐसा देखा कि वो कहीं ना कहीं इम्बाइब हो गया और जो विद मैच्योरिटी, विद एज, वो अब सामने आ रहा है। पेरेंट्स अपने अच्छी चीज़ें अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं और आपके पापा ने भी आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा। बिल्कुल। और वो अभी तक आपके साथ है। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी पे सर मैं आप ये पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों लोग स्पिरिचुअलिटी में कब आए? आप में से पहले कौन स्पिरिचुअलिटी में आया? अलग अलग समय पर आया या एक दूसरे को मनाना पड़ा? मेरे लिए आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी जो है वो सेवा भाव, जिसके अंदर कि हम मनुष्य की सेवा करें, जो कि सामने हमारे प्रेजेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं खुद बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, भगवान को मानता हूँ, भजन कीर्तन सुनता हूँ और इन्जॉय भी करता हूँ, बट पाठ पूजा के नाम पर मैं हमारे दिए हुए, जो हमारे बड़ों ने जो हमारे को संस्कार दिए हैं, उनको आगे कंटिन्यू करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। जैसे कि जिसको मदद की ज़रूरत है तो किसी ना किसी तरीके से उसको मदद मिले। और मेरा ये मानना है कि दुनिया बहुत दान पुण्य, बड़े बड़े काम करती है। मेरा ये मानना है जो आपके आसपास हैं, आपके राइट लेफ़्ट, आपके एम्प्लॉयज़, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, अगर वो लोग आपके पास हैं, आपसे कनेक्टेड हैं और आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, तो भगवान की पूजा करना, बाहर बड़े बड़े मंदिर बनवाना, दान पुण्य करना, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उससे ज़्यादा बड़ा काम मैं ये मानता हूँ कि एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह अपने सबको साथ लेके आप चलें और एक साथ सबको ग्रो कराएं और आप भी ग्रो करें। दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। वंडरफुल। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली कि सब लोग साथ में लेकर चलें तो ही स्पिरिचुअलिटी है। मैम, आपकी ये जर्नी कब शुरू हुई और आपने अपने अंदर क्या बदलाव देखे? मेरी जर्नी, आई थिंक मेरे, जैसे कि कहा जाता है कि कोई ना कोई आपका बहुत क्लोज होता है जो आपके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो मेरी जर्नी में मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण है, क्योंकि एक ऐसा टाइम आया था जब मेरी डॉटर 12th में थी और उसने अब्रॉड जाना था पढ़ने के लिए, और मेरे सन को भी हम लोग स्कूल से हम लोग उसको इसमें हॉस्टल में शिफ्ट करने की सोच रहे थे। सो वो बड़ा ही सेंसिटिव टाइम था, क्योंकि यू नो डॉटर को 12th के बाद सीधा बाहर भेजना इंटरनेशनली, और बेटे को भी क्योंकि
बहुत ही क्लोज नेट फैमिली है और उसको हॉस्टल में डालने की सोचना, उसके पीछे भी हम दोनों का यही पर्पस था, क्योंकि हमारी बिजनेस फैमिली है और अकेला बेटा है कि बिगड़ जाएगा। और यहाँ पर उसको जो है कई बार होता है इन्फ्लुएंस हो जाता है बच्चा पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ये कि मुझे भी यही काम करना है लाइफ में, तो हम उसको एक विंग देना चाहते थे कि यू गो एंड एक्सप्लोर योर लाइफ इफ़ यू हैव एनी पैशन। अगर आप कोई पैशन फॉलो करना चाहते हो, लाइफ में कुछ फॉलो करना चाहते हो, आप एक लाइक माइंडेड माहौल में होगे जहाँ पर एक जैसे दोस्त फ्रेंड्स और माहौल होगा जहाँ पर आप ग्रो कर पाओगे। तो उस तरीके से हमने अपने बच्चों को काउंसलिंग के सेशंस देने शुरू करे। और क्योंकि बीइंग मदर मैं उस समय बहुत वनरेबल और सेंसिटिव थी कि मैं अकेली हो जाऊंगी, बच्चे कैसे मैनेज होंगे, करेंगे कैसे। तो उसी तरीके से जैसे फैमिली सेशंस भी होते थे, कभी सुमित और मैं भी जाया करते थे। तो बच्चे तो मेरे एक हॉस्टल चला गया और एक चला गया बाहर पढ़ने, लेकिन मैंने वो सेशंस जारी रखे। तो जब मैंने वो काउंसलिंग सेशन जारी रखे तो तब मुझे पता चला कि एक्चुअली ये एक पैरेलल वर्ल्ड हमारे साथ चल रहा है जिसके बारे में मुझे कभी सोचा भी नहीं था, मुझे कुछ पता भी नहीं था। लाइक मेडिटेशन क्या होती है, हीलिंग क्या होती है, एंजल्स क्या होते हैं, कैसे हम अपनी एनर्जी, सब कुछ एनर्जी, और कैसे हम अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। यू नो, सिचुएशंस को नहीं बदल सकते बट अपना नज़रिया बदल सकते हैं उस सिचुएशन को देखने का। प्रॉब्लम को चेंज नहीं कर सकते बट उसे चैलेंज समझ के उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आई थिंक लाइफ स्किल्स हमारे यहाँ पर सिखाए नहीं जाते, मतलब बस जीने के लिए छोड़ दिया जाता है और अपने एक्सपीरियंस से सीखते जाओ। या तो आप बिल्कुल ही दब जाओगे या तो आप बिल्कुल आगे निकल जाओगे। तो एक बीच का रास्ता समझ आया कि सब कुछ करते हुए, सब कुछ होते हुए, इतना मतलब टचवुड ब्लेस्ड इन एवरी वे, बट फिर भी वो पीस नहीं था, वो खुशी नहीं थी कि कुछ कमी है। यू नो, अपने आप से खुश नहीं थी। तो बाहर हर जगह यू नो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, वो सब, क्योंकि हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं कभी स्मूथ नहीं रहती है, कभी कुछ चलता रहता है। तो अपने आप को वहाँ से मैंने बैलेंस करना शुरू किया और फिर हमने एक स्टेप लिया गुड़गांव शिफ्ट होने का, दिल्ली से। सो हम लोग 4 जनरेशंस in a house. हाँ, my grandparents, my parents, us and my kids. So we were 4 generations in one house. Then because of my son's education, बच्चे की पढ़ाई की वजह से हम लोग दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुए। और जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए तब इसको ये लिंक मिले जो इसको ऑल्टरनेट हीलिंग की तरफ ले गए, मेडिटेशन और इन सब की तरफ। तो वहाँ से कनेक्शन हुआ 2018 ऑनवर्ड्स, और होता नाउ टुडे शी इज़ होस्टिंग द शो। सो आप समझ सकते हैं कि इसकी जर्नी कहाँ से कहाँ चली है और आई। सही में ना सिर्फ मैम की बल्कि आप दोनों की जर्नी जहाँ से शुरू हुई वो अब बहुत ही बेहतर स्टेज पर है। डेफिनेटली एक आइडल कपल जिन्हें लोग कहते हैं लाइक दैट, कि आपके बचपन से लेकर अभी तक का जो सफर है। आजकल के जनरेशन को अपने रिश्ते के टूटने का डर रहता है। बिल्कुल। तो अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके बारे में आप कैसे क्या कहेंगे? एक्सेप्ट, सामने वाले को जैसा वो है वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, आज की डेट में जो जनरेशन है, इम्पेशेंट तो देखो हम भी थे, पेशेंस एज के साथ साथ आ जाती है, मैच्योरिटी के साथ साथ आ जाती है। बट जस्ट बाय सेइंग अ सिंपल सॉरी एंड द अदर पर्सन मे बी समटाइम्स नॉट रिएक्टिंग टू समबडीज फॉल्ट, अगर ये छोटी छोटी, जैसे आपने बोला चुटकी भर मुस्कुराहट, और सो इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, अवॉइड कर लो। मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है दिस जनरेशन, दे डोंट वांट टू चेंज, दे वांट द अदर पर्सन टू चेंज। ऐसे तो शायद नहीं चलता, मेरा ये मानना है। तो जो आपने पूछा उसका जवाब ये है कि आप भी मान लीजिए वो ऐसे ही हैं और वो भी मान लें कि हम ऐसे ही हैं, और जो अच्छाई है उसको लेके आगे चलते जाएं, जो बुराई है उसको पीछे छोड़ते जाएं। आई थिंक द जर्नी इज़ फाइन, बहुत अच्छी चलती है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हाँ, जैसा सुमित ने बोला कि बहुत इम्पेशेंट हैं आजकल के बच्चे, क्योंकि उनमें उनकी भी कहीं ना कहीं फॉल्ट नहीं है। बिकॉज एज पेरेंट्स शायद हम उनको सही गाइड नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे बच्चे हमारी ही मिरर हैं। जो हम में अच्छाइयाँ हैं वो हमारे बच्चे अपने आप ले लेते हैं, और जो हम में कमियाँ हैं वो भी हमारे बच्चे अपने आप ले लेते हैं।
सो जो हमारा पहले जॉइंट फैमिली का सिस्टम हुआ करता था और साथ रहने का, बड़ों के साथ मिलके बैठने का, उनकी बात सुनना, और अगर नहीं भी अच्छी लग रही तो उसमें पेशेंस रखना कि ठीक है बड़े हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, तो हमें हर समय उनको रिटेलिएट नहीं करना, गलत नहीं बोलना, और एक आई थिंक एक दूसरे की तरफ बॉन्ड और एक ट्रस्ट, एक अनकंडीशनल लव। मैंने आजकल बच्चों में ये देखा है कि कंडीशंस बहुत हैं, यू नो, वो ऐसे नहीं करता, वो ऐसे नहीं करती, वो ये नहीं करता, बिकॉज जैसे कि एक प्लांट को हम सो करते हैं, एक सीड को सो करते हैं, तो वो ग्रो होने में इट टेक्स सम टाइम। तो आई थिंक मैरिज भी बिल्कुल वही है, सैक्रिफाइस भी है, कॉम्प्रोमाइज़ भी है, और बहुत सारा सप्रेशन भी है कई बार। ये सारे जो आपने वर्ड्स यूज़ करे हैं, ये सारे वर्ड्स एक सिंपल सी बात से डिमिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, विच इज़ एक्सेप्टेबिलिटी। तो इतने हैवी वर्ड्स लाइफ के अंदर रहेंगे ही नहीं अगर आप खुशी से एक सॉरी बोल दें और एक्सेप्ट करें, ठीक है, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें, उसमें चेंजेस करने की जो हम लोग कोशिश करते हैं वो कोशिश कम से कम करें। जो भी आज मैं हूँ उसके सुमित ही मेरी बैक सपोर्ट है, बिकॉज ही इज़ अ डूअर, हैज़ ही सेड कि ये कर्म योगी हैं, और मैं ज़्यादा थोड़ा स्पिरिचुअल और उस तरह फैमिली लाइफ में हूँ, बट ही इज़ ऑलवेज पुश्ड मी कि अगर दुनिया में कुछ आए हो तो भगवान ने आपको कोई पर्पस दिया होगा, तो आप अपने लिए कुछ करो, बट क्या करो मुझे नहीं पता था, और वो क्या करना है वो मुझे मेडिटेशन से ही पता चला। सो पुश इन्होंने किया, बट हाँ यूनिवर्स की तरफ से ग्रेस थी, या मैंने उस पाथ पे चलने के लिए इनिशिएट किया। सो टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। सो एक एज अ पार्टनर को इंडिविजुअल भी लेना बहुत ज़रूरी है कि उसके क्या लाइकिंग्स हैं, उसके क्या डिसलाइकिंग्स हैं, उसको क्या अच्छा लगता है। सो ये हमेशा एक मतलब वो फन रहना चाहिए। लाइक वी आर मैरिड नाउ फॉर 25 years, बट वी स्टिल आर लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। जब हमें बनना है, जब पेरेंट्स बनना है तो पेरेंट, जब हमें बच्चे बनना है तो बच्चे। तो हर रोल को आपको अच्छे से प्ले करना है। सिर्फ कि हस्बैंड वाइफ हैं तो बाकी सब रिलेशंस को भूल जाओ, वो भी नहीं है। तो हर रोल को आपको अच्छे से प्ले करना है। सो दैट इज़ वॉट इज़ आई थिंक वेरी इम्पॉर्टेंट इन अ कपल। तो मैम और सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप, क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता आप लोगों का है, तो कोई ऐसी 3 बातें जो हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती हैं जो आप एडवाइस करना चाहते हैं, और साथ ही ये भी कि हम अपने रिश्ते को कैसे टूटने से बचा सकते हैं। हाँ, आपने टॉपिक बहुत अच्छा चूज़ किया, ब्रेकअप्स विच कुड हैपन, जो एक अफेयर टाइम पे भी होते हैं व्हेन यू आर अ बॉयफ्रेंड एंड अ गर्लफ्रेंड, और वो डिवोर्स के रूप में व्हेन यू आर अ मैरिड कपल वो सामने आते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा है। तो मेरा इसके अंदर मानना ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल आ रही हैं। सबसे पहली इम्पेशेंस, दूसरा ईगो, और तीसरा आप खुशी अपने आप में नहीं, अपने पार्टनर के अंदर पार्टनर की तरफ से लेना चाहते हैं। आज बच्चे रिश्ता जब ढूंढते हैं या माँ बाप रिश्ता जब ढूंढते हैं तो ये देखते हैं कि सामने वाला ट्रैवल कितना करता है, सामने वाले के पास पैसे कितने हैं। बच्चे ये देखते हैं कि इस जोड़ी में, या मैं अगर लड़के के साथ मेरी शादी होती है या इस लड़की के साथ मेरी शादी होती है तो ये मेरे साथ प्रेजेंटेबल कितनी लगेगी या लगेगा। मैं इसको पार्टी में लेके जाऊंगा, ये पार्टी एंजॉय करेगी नहीं करेगी। मैं ट्रैवल करूंगा, ये इस तरह से मेरे साथ पार्टीज़ करेगी नहीं करेगी, यहाँ जाएगी नहीं, ऐसे कपड़े पहनेगी नहीं पहनेगी। तो बेसिकली आजकल बच्चे जो हैं वो जीवन साथी नहीं, पार्टी साथी ढूंढ रहे हैं, विच इज़ नॉट द राइट वे टू लिव योर लाइफ। एक टाइम है जिस समय आपको ये सब करना है, बट इवेंचुअली आपकी लाइफ का गोल क्या है? आपकी लाइफ का गोल है एज अ कपल आप ग्रो करें, आपकी फैमिली ग्रो करे, आपका करियर ग्रो करे, आपके बच्चे ग्रो करें, और जो ये ग्रोथ हो वो मल्टी डायमेंशनल हो, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, एजुकेशन, हेल्थ। तो जब मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ की तरफ आप चलेंगे तो आप एक बॉन्डिंग अनकंडीशनल लव के साथ प्रॉपर कर पाएंगे। और रिलेशनशिप्स जो हैं उनके टूटने का जो दूसरा बड़ा कारण है वो है ईगो। और अगर आप किसी को अनकंडीशनल लव करते हैं
तो आई डोंट थिंक ईगो आएगी. सो द मोमेंट यू डोंट हैव एनी कंडीशंस एंड यू लव द अदर पर्सन, देयर इज नो ईगो. और ईगो नहीं होगी तो देयर आर नो फाइट्स, और कोई फाइट नहीं है तो रिलेशनशिप कोई टूटेगा ही. बहुत बहुत अच्छी बात. मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जैसे कि सुमित ने बोला कि ईगो एक सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आजकल, क्योंकि हम खुद में कंप्लीट नहीं हैं. तो वही जैसे सुमित ने बोला कि हम वो पार्टनर में ढूंढ रहे हैं कि वो हमें आके कंप्लीट करेगा. सो कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. लाइक सुमित एंड मी आर टोटली ऑपोजिट पर्सनालिटी, एब्सोल्युटली पोल्स अपार्ट, पॉजिटिव सो एंड ही इज अ नेगेटिव, नथिंग इन परफेक्शनिस्ट. कॉमन. और मेरे को है कि हाँ जो भी जैसा भी हो जाए ठीक है. यू नो व्हेन वंस आई एम इनटू इट आई विल गिव माय 200%. बट वो इनिशिएट करना, वो एफर्ट करना इज लाइक अ एफर्ट फॉर मी. बट ही इज अ गो गेटर. मतलब इनके दिमाग में एक बात आएगी और वो 10 का, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ जर्नी में वो हमें चैलेंजेस नहीं आए, बिकॉज वो अनकंडीशनल लव था. और वो एक दूसरे की तरफ ईगो नहीं थी कि अगर वो मुझे बोल रहे हैं तो मैं उस चीज के लिए इरिटेट भी होती थी, बट अल्टीमेटली आई नो कि ही इज सेइंग इट फॉर माय बेटरमेंट. बट आजकल वो पेशेंस ही नहीं है कि वो मेरे बेटरमेंट के लिए बोल रहा है. और अगर वो पेशेंस उनमें नहीं है तो मैं भी तो पेशेंस नहीं दिखा रही. कहीं ना कहीं वो मेरे में भी तो रिफ्लेक्ट कर रहा है. अगर दूसरा जना गलत बोल रहा है, जब आप दो जैसे बर्तन होते तो खड़केंगी, तो कम से कम एक जना तो उस समय पेशेंस रख ले कि ठीक है, जब मामला थोड़ा ठंडा होगा उस बारे में फिर बात करेंगे. आज भी फाइट्स होती हैं, बट वो एक मैच्योरिटी एक कपल में होना, उस चीज़ को, उस मोमेंट को, जब वो फ्रिक्शन हो रहा है तो एक जने को उस चीज़ को संभाल लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अब हमें ये भी लगता है कि हमने वो जो अपना कपल फैक्टर था वो कभी नहीं छोड़ा. जनरली क्या होता है कि जब बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद बड़े माँ बाप बूढ़े होते हैं, तो हमेशा ये होता है कि नहीं, बड़ों का ध्यान रखना है, बच्चों को ये रिक्वायरमेंट है तो उनको घुमाने ले जाना है, उनका ये करना है. बट हमने अपना कपल फैक्टर कभी नहीं छोड़ा, बिकॉज हम हैं तो सब कुछ है. अगर आज हमें कंपैटिबिलिटी नहीं है तो हम बच्चों को क्या देखेंगे, बड़ों को या किसी को क्या ही हम सपोर्ट कर पाएंगे. तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर फर्स्ट एंड देन फॉर एवरीबडी, सो दैट एनर्जी व्हाट वी get from each other we can just transmit to the entire family. So I from to take it from here, basically आज एक बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप को ये लिबर्टी देता है कि वो उसको बता सकें कि क्या गलत है और क्या सही है. इसी तरह एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को और एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ये लिबर्टी दे दे कि तुम मेरे उतने ही क्लोज हो जितने आज मेरे माँ बाप क्लोज हैं, और वो बॉन्डिंग इतनी हो, तो आई थिंक हमें किस बात का बुरा ही नहीं लगेगा कि सामने वाले ने हमारे को गलत बोला. वी टेक इट एज अ टीचिंग, अ लर्निंग, लाइक आवर पेरेंट्स टेल अस, लेट द हस्बैंड टेल द वाइफ, लेट द वाइफ टेल द हस्बैंड, इट्स ओके. आई मीन इट्स एन इक्वल बॉन्ड. आप अपने माँ बाप के साथ रहते हो 20-25 साल, फिर 30-40 साल अपने माँ बाप और अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ रहते हो, तो एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. इम्पोर्टेंस देना, इम्पोर्टेंस लेने के लिए इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है. तो आप दोनों ने जैसा कि कहा कि हस्बैंड वाइफ को सपोर्टिव होना चाहिए एक दूसरे को लेकर, और आपने अपना भी एग्जांपल दिया कि आप दो अलग अलग तरह के लोग हैं और आप साथ में हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सांसारिक और आध्यात्मिक जर्नी में एक पार्टनर को कितना सपोर्टिव होना चाहिए? आई थिंक 100% अनकंडीशनल, क्योंकि अगर सपोर्टिव नहीं होते, जैसे कि इन्होंने बताया, ही इज नॉट टू मच इनटू यू नो द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग, बट ही इज ऑलवेज देयर एज अ सपोर्ट. मतलब कहीं भी मैं स्टक होती हूँ या कहीं भी मैं घबराती हूँ, इज लाइक आई एम देयर. तेरे को कहीं कोई मुश्किल है, मैं हूँ ना. अरे यू आर सो केपेबल, अरे यू आर डूइंग सो मच, ये तो कुछ भी नहीं है, यू नो. और जो आपने पहले भी क्वेश्चन किया, आई थिंक उसमें एक और पॉइंट मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जब एक लड़की की शादी होके घर में आता है तो खून के रिश्ते तो होते हैं, वो तो हमेशा साथ रहते हैं, बट एक ये सिर्फ रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का जो हम रिश्ता बनाते हैं. वो भगवान ठीक है एक जोड़ी बना के भेजते हैं, बट वो हम चूज़ करते हैं लाइफ पार्टनर. तो जब वो फैमिली में आते हैं तो उसे एक फैमिली मेम्बर की तरह जिस दिन से आप समझना शुरू कर देंगे कि हाँ, कि वो बाहर से आई है, तो उसको हर समय अगर ये एहसास दिलाएंगे तो कभी उसको अपना घर मान ही नहीं पाएगी. और मेजरली यही प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज उससे हमेशा ये लगता है कि शी इज़ एन आउटसाइडर. तो आई फील सपोर्टिव होना तो बहुत ही ज़रूरी है, और आई थिंक आई एम गेटिंग द राइट सपोर्ट एंड आई एम डूइंग वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, एंड वी आर प्राउड ऑफ ईच अदर. तो मैम हम लोगों ने काफ़ी बार ये देखा है अपनी सोसाइटी में
कि किसी ना किसी कारण से कपल के बीच में कोई ना कोई दरार आ जाती है, फिर वो शादी के तुरंत बाद एक, जैसे कि आपने बोला कि ससुराल में आती है लड़की, उसको अगर कंफर्ट जोन नहीं मिलता है या फिर बच्चे हो जाते हैं या कुछ और इश्यूज़ की वजह से, तो क्या आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ कि कभी मनमुटाव आया हो, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? अप्स एंड डाउन्स, अगर कोई शरीर है, मनुष्य है, तो उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे। एक मशीन में भी आते हैं तो हमारे में क्यों नहीं आएंगे? और उन अप्स एंड डाउन्स को अंडरस्टैंड करके और उनको पार निकलना, उस प्रॉब्लम को पार निकलना, उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल करना, आई थिंक यही सार है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का। और ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशनशिप्स में कभी कोई सारनेस नहीं आई, या जब बच्चे छोटे होते हैं, हर एक कपल की लाइफ के अंदर पहले बच्चे के बाद और ख़ास तौर दूसरे बच्चे के बाद जब दोनों बच्चे छोटे होते हैं, और ये मैं अपने जितने जूनियर कज़न्स, फ्रेंड्स, जो भी ऐसे हो सकता है, मैं और भी छोटे बच्चे जिनकी अब शादी हो रही है, तो जब उनका पहला या दूसरा बच्चा होता है तो मैं उस मेल को मैं एक बार पीठ पे हाथ रख के ज़रूर बोल देता हूँ, भाई बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होगा, ध्यान से चलना, इम्पेशेंस मत रखना, इस टाइम पे आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, माँ सिर्फ बच्चों को इम्पोर्टेंस देगी। तो वो टाइम ऐसा होता है, और जनरली वो ही टाइम एक ऐसा होता है जिस समय ऑलमोस्ट हर कपल की लाइफ के अंदर थोड़ी ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ट्रस्ट, आई थिंक, फेथ और अनकंडीशनल लव इज़ दी सार ऑफ एवरीथिंग। मतलब वो निचोड़ है सारी बातों का, कि अगर अभी आप एक दूसरे की सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपको लग रहा है कि ये आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अनकंडीशनल हो जाइए, और फिर उसके बाद उस टाइम को निकलने दीजिए। आई थिंक एवरीथिंग, टाइम हील्स एवरीथिंग। जैसे जैसे आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, काफ़ी कुछ है आप लोगों की स्टोरी में जानने के लिए, सीखने के लिए। आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे सबसे मज़ेदार सेगमेंट यादों की बारात में, jहाँ हम आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाएंगे और आपको उस फ़ोटो से जुड़ी हुई आपकी यादों को हमसे शेयर करना है। तो आइए पहली फ़ोटो देखते हैं स्क्रीन पर। ये मेरे फादर हैं। बहुत ही मेरी सबसे फेवरेट पिक्चर है ये मेरी डैड के साथ। हम लोग मनाली गए थे बचपन में, तो ये वहाँ की फ़ोटो है। सो जब भी मेरे को उनकी याद आती है तो मैं ये फ़ोटो ज़रूर देख लेती हूँ। सो आई एम वेरी कनेक्टेड टू दिस पिक्चर, लाइक ही इज़ होल्डिंग माई हैंड। सो टिल टुडे आई फील कि ही इज़ लाइक होल्डिंग माई हैंड एंड जस्ट टेकिंग मी wherever he wants me to. So what I am today is because of his blessings. And of course my mom. Yeah, उनकी भी। तो आइए नेक्स्ट फोटो देखते हैं। So this is ये मैं और पूजा आज और कल, या कल और आज। हाँ। फोटो के अंदर स्पेशल बात यह है कि मेरा वजन बहुत बढ़ चुका है, ये वैसे की वैसी है। ये फोटो कौन से साल की है पूजा? So I think we were hardly 10-11 years old. हाँ। हमारे कोई हमारे बहुत कज़न, क्लोज कज़न है, तो उनकी शादी थी। तो ये एक्चुअली फ़ोटो हम दोनों स्टेज पे नहीं खड़े हैं, तो काफ़ी सारे लोग थे, बट मैंने क्रॉप करके इस फ़ोटो को ना ऐसे पोस्ट किया था एंड वन ऑफ आवर एनिवर्सरी। तो मैंने ये पोस्ट किया था कि जब हम छोटे थे और हाँ, जब जो अब हम मोटे जब हम छोटे थे और अब हम मोटे हैं। गुड वन। वाओ नाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोटो। दिस इज़ अ वेरी रीसेंट फ़ोटो जब वी वर ट्रैवलिंग इन स्कॉटलैंड, और वहाँ पे पूजा ने एज़ यूजुअल ये किसी बात पे मुझे इरिटेट कर रही होगी, और मैं आगे आगे चल रहा था, मेरे पीछे पीछे चल रही थी, तो इसने ज़बरदस्ती मुझे खुश करने के लिए या मेरी इरिटेशन ख़त्म करने के लिए मुझे प्रपोज़ करने का एक वो उस समय कहा कि भी हमारी एनिवर्सरी आ रही है, चलो आई विल प्रपोज़ यू। तो ऐसे शी वेंट डाउन ऑन हर नीज एंड शी जस्ट प्रपोज्ड मी देयर। सो मैं कुछ ना कुछ ऐसे शैतानियाँ करती रहती हूँ इनको इरिटेट करने के लिए, एंड आई थिंक वो शैतानियाँ ही सुमित को बहुत पसंद है कि कुछ ना कुछ ड्रामा मेरा चलता रहता है। व्हेन ही इज़ वॉकिंग आई विल स्टार्ट वॉकिंग लाइक हिम, इफ ही इज सेइंग समथिंग आई विल यू नो ट्राई इमिटेट मी। यस। तो उन्होंने कहा भी कि वो मुझे खुश करने के लिए ऐसा करते हैं, और जो कि आप सक्सेसफुल भी रहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट फोटो। दैट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। रिसेंट हमने अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है,
उस सब पे केक काटते हुए हमारी फैमिली साथ है, पेरेंट्स साथ हैं, बच्चे हमारा साथ हैं। पूरा का पूरा फैमिली जो कि सारे फ्रेंड्स, बच्चों के फ्रेंड्स और हमारे पूरा का पूरा सर्कल वाज देयर। तो दिस इज़ अ वेरी रीसेंट और 25th एनिवर्सरी की मैंने ये फ़ोटो इसीलिए भी चूज़ करी है क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी, एज आई टोल्ड यू, आई वाज जस्ट 21, तो आई वाज सो नर्वस ऑन द स्टेज कि मैंने शायद पूरे टाइम आंख उठा के भी नहीं देखा स्टेज में कि कोई आया है कि नहीं। सो आई वाज सो नर्वस। एंड सुमित के हम लोग कभी वीडियो देखते हैं तो कि प्लीज़ इसको कुछ मत कहो, प्लीज़ इसको कुछ मत कहो। सो ही वाज सो वरिड। तो इस बार मैंने डिसाइड किया था कि वॉट एवर इट मे बी, मेरी 25th एनिवर्सरी है और मेरे को इसको पूरे 100% इंजॉय करना है। सो दैट्स व्हाट आई डिड। वाओ, आपने मतलब दिल से जो आप चाहते थे आपने वो किया। वंडरफुल। देखते हैं अगली तस्वीर। ये रिसेंट 2022 हम चारों लोग अमृतसर गए थे। इट वाज अ रिलीजियस एंड फूड ट्रिप। तो वहाँ के सारे फेमस खाने खाए और बाबा जी को मत्था टेका सबने चारों ने मिलके। सो ये पिक्चर में मेरा बेटा है जो कि 18 ईयर्स का है और मेरी बेटी हृदा, शी इज़ 23 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे बच्चे हैं फोटो में। बहुत सुंदर फैमिली है आपकी। थैंक यू। अगली तस्वीर देखते हैं और आपकी उस पर्टिकुलर याद के बारे में हम जानेंगे। ये मेरे सिबलिंग्स हैं। मेरी छोटी सिस्टर है राइट में और बीच में हाँ निधि, इधर राइट में मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर है शालिनी, बीच में मम्मा है, नीस है उनकी गोदी में मेरी, और इधर मेरी भाभी और पीछे मेरा ब्रदर है छोटा, करण एंड तन्वी। सो ये मेरी छोटी सी फैमिली है। काफी खूबसूरत फैमिली है आपकी। हमारी छोटी सी फैमिली है। नेक्स्ट फोटो प्लीज। सो दिस इज इन स्विट्जरलैंड वेयर हृदा जहाँ पढ़ रही थी क्रामोंटाना। वहाँ पे हृदा ने अपने दादू मेरे फादर मिस्टर विजय का 70th बर्थडे सेलिब्रेट किया था और उसने वहाँ पूरा एक अरेंजमेंट किया था जिसमें हमारी पूरी फैमिली, मेरी सिस्टर्स उपासना, वानी, मेरे जीजा गौरव, आगे उन सब के बच्चे और हम सब लोग, मम्मी पापा, हम सब स्विट्ज़रलैंड इकट्ठे गए थे और वहाँ पे हमने उनका 70th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। सो इट वाज अ लॉन्ग हॉलीडे, फैमिली हॉलीडे, एंड ऑन द डे ऑफ द बर्थडे हमने ये सेलिब्रेशन करी थी। वहाँ की फ़ोटो है। आइए देखते हैं आपकी अगली तस्वीर में आपकी कौन सी याद जुड़ी हुई है। ये जो तस्वीर है एक्चुअली में सायांश इसमें है नहीं। सायांश वॉज इन लंदन, वो पढ़ रहा था और हृदा, मैं और पूजा हम घर पे दिवाली की पूजा जब करी तो मेरे पास सायांश की कोई ऐसी पुरानी फ़ोटो थी तो मैंने उसको क्रॉप करके बिल्कुल एंगल में वहाँ लगा दिया और ग्रुप्स में भी डाल दिया। तो कई लोग तो सरप्राइज़ हो गए थे कि सायांश कब आया। हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड है, बच्चे आने जाने में कभी भी रातों रात सरप्राइज़ दे देते हैं। लंदन से आ गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, तो सब सरप्राइज़ हुई कब आया, हमें बताया नहीं। तो मैंने कहा ध्यान से फ़ोटो को देखो, फिर अच्छा क्रॉप करी हुई है। सो दिस इज़ दैट इमेज। तो आपने उस पूरे मोमेंट को एक स्पेशल बना दिया और बहुत रियलिस्टिक लग रहा है वो। वाओ वाओ। तो आइए देखते हैं आपकी अगली तस्वीर। सो दिस पिक्चर इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि ये अजमेर शरीफ की पिक्चर है और मेरी बेटी का 20th बर्थडे था और सुमित और मेरी डॉटर के बर्थडे में सिर्फ 3 दिन का गैप है। सो उसको बहुत मन था कि अजमेर शरीफ मुझे मत्था टेकने जाना है। सो हम चारों वहाँ गए थे। तो ये वहाँ की फ़ोटो है, दरगाह की फ़ोटो है। हाँ जी। सो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। वो पूरा सिर पे टोकरी में फ्लावर्स उठा के जो हम पूरा लेके जाते हैं और अंदर दरगाह पे चढ़ाते हैं। वहाँ पे बड़ा ओवरवेल्म हो जाता है अच्छी आदमी एनर्जी और बहुत उस एनर्जी से। मोमेंट था। आपकी अगली तस्वीर देखते हैं। ये मेरे दादाजी हैं और मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी। दादाजी इज नो मोर विद अस बट ही इज स्टिल हियर ऑन योर हैंड। हाँ, ही इज देयर इन माय आर्म। हम लोगों का एक वेयर हाउस है पुरानी दिल्ली में जहाँ पे हनुमान जी का 60-70 साल पुराना मंदिर है। तो दादाजी ने वो एक बहुत छोटी सी खंडित सी मूर्ति थी और उसको वहाँ से फिर रिप्लेस करके एक हनुमान जी की बड़ी मूर्ति वहाँ पे रखी और उस वेयर हाउस में उनकी एक्चुअल शक्ति प्रेजेंट है और वहाँ पे डेली पूजा होती है और हर मंगलवार हमारे परिवार में से कोई ना कोई जाके वहाँ पे प्रसाद भी चढ़ाता है। और हनुमान जयंती के अवसर पर वहाँ पे एक हम छोटा सा अपने स्टाफ को, आसपास के लोगों को इकट्ठा करके थोड़ा सा कीर्तन, लंगर प्रसाद वगैरह करते हैं।
तो हम लोग ये उसी कीर्तन के दौरान ली गई फ़ोटो है, जब वो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं और मैं उनके नीचे बैठा हूँ और किसी स्टाफ ने ही हमारे सामने से फ़ोटो ली और वो हमें दी थी। मेरे दादाजी अपनी सारी ज़िंदगी उनके पास दोनों क्वालिटीज़ थी। वो बहुत रिलीजियस भी थे, बहुत पाठ पूजा, बहुत जाप करना, और साथ साथ वो कर्म योगी भी थे। तो एक पार्ट तो उनका मेरे में आ गया, वो दूसरा बहुत ज़्यादा नहीं आ पाया, थोड़ा फिर भी आ गया। बट उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बिना किसी को जताए, बिना किसी को बताए, अपने आसपास के, अपने से दूर, अपने से कनेक्टेड, अपने से नॉन कनेक्टेड लोगों की सेवा, अनकंडीशनल सेवा करी है। और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से हमारे इस पूरे परिवार में जो स्पिरिचुअलिटी, जो रिलीजन और ये सब है, वो सेवा भाव है, वो मेरे दादा दादी, फिर आगे मम्मी पापा, फिर ऐसे। तो आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू दिस दैट आज की जनरेशन में मेरे बच्चे भी रिलीजियस हैं और स्पिरिचुअल भी हैं, विच इज़ आई एम प्राउड ऑफ दैट। मतलब वो उनके पास दोनों हैं। मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा रिलीजियस है, मेरी बेटी मेरे से ज़्यादा रिलीजियस है, और साथ साथ वो आध्यात्म में भी दोनों मेरे से ज़्यादा कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ पूजा। नेक्स्ट तस्वीर देखते हैं आपकी। इस सिर्फ पूजा एक्सप्लेन कर। सो मेरी बचपन से बहुत आदत थी कि जो भी कोई फ़ोटो रहती थी तो मैं उसके पीछे डेट और ईयर लिख देती थी ताकि मुझे याद रहे। तो जब मैं फ़ोटोज़ में जा रही थी तो मैंने अपनी फ़ोटो देखी जो कि 1984 की है, और मैं तब 8 साल की थी। आई थिंक फर्स्ट टाइम ये मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था। जैसा आई टोल्ड यू, आई मास्टर्स इन कथक, तो बहुत यंग एज से मैंने शुरू कर दिया था। सो ये फर्स्ट टाइम मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था। तो ये भी बहुत बड़ा चेंज आया मेडिटेशन, ध्यान से, स्पिरिचुअलिटी से, कि जो मेरे टैलेंट्स थे जिनको मैं भूल गई थी और पीछे छोड़ आई थी, तो उसको मैंने रिवाइव किया है। तो जब मैंने एनजीओ का अपना फर्स्ट इवेंट किया एंड यूनिवर्स ने, मतलब मैंने छोटा सा इवेंट प्लान किया था और वो इस लेवल पे जाके पहुंचा कि जहाँ पर जावेद अख्तर साहब आए उसको एज अ चीफ गेस्ट और शो को वो करने, और वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम 25 साल बाद जावेद अख्तर जी के सामने मतलब कथक परफॉर्म किया, गुरु वंदना करी, गणेश वंदना। तो अभी भी हम लोग सोल सेतु से वेलनेस रिट्रीट्स भी लेके जाते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने अभी वंदना परफॉर्म करी। तो आई एम लाइकिंग इट दैट आई एम रिवाइविंग माई टैलेंट्स। जो मुझे अच्छा लगता था मैं भूल गई थी, तो अभी अच्छा लगता है वो सब करना। आपके इन तस्वीरों से हम लोगों ने भी आपका जो एक बीता हुआ कल था जिसमें आप बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से आप उस पल को जी रहे हैं, हमने भी उस पल को जी लिया। थैंक यू सो मच। अब हमारा रैपिड फायर राउंड शुरू हो चुका है। मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपने तुरंत उसका जवाब देना है। तो पहला सवाल कि आप अपने पार्टनर के बारे में जो फील करते हैं उन्हें 3 शब्दों में बताइए। सर आप पहले इससे पूछ लो, देखते हैं क्या करती है। So loving, caring and my strength. She completes me. अगला सवाल है कि आपकी बकेट लिस्ट में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? So स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहती हूँ, और सिंस मैंने बताया कि हमारी फैमिली में सब बहुत रिलीजियस हैं, बट स्पिरिचुअलिटी में बहुत कम लोग हैं, तो उनको अवेयर कराना इज़ लाइक, मुझे लगता है कि मेरा पर्पस है लाइफ का। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दैट इज़ माय बकेट लिस्ट, कि जितना मैं अपने आसपास वालों को जोड़ सकूं और उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। मे बी आई एम अ मीडियम टू टेल देम कि हाँ ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ट्राई करो, ध्यान करना शुरू करो, कुछ अपने साथ, अपने लिए, अपने में चेंज लाओ। तो दैट इज़ माय अल्टीमेट गोल। नाइस। सर आपकी bucket list. So the first thing on my bucket list today is कि मैं अपनी फैमिली के लिए हमेशा प्रेजेंट रहूँ फॉर देयर सपोर्ट। सेकंड, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि मैं जब तक मेरे सब हों तब तक मैं जीना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो बन पड़े अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं, अगर वो मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो मैं उनके लिए वहाँ हूँ। सेकंड गोल मेरा ये है कि मुझे पूरी दुनिया देखनी है। मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है।
और अब मैं जैसे जैसे 50 के क्लोज जा रहा हूँ और मेरे रिटायरमेंट प्लान्स और मेरे ट्रैवल प्लान्स जो हैं वो मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा, पहले भी थे और अब बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं. आई थिंक थर्ड बकेट लिस्ट would be to settle my kids family wise in a very nice manner. अच्छे से मेरे बच्चे आगे सेटल हो जाए करियर और फैमिली में. यही एक माँ बाप का एक अच्छा गोल हो सकता है और क्या होगा. वाओ नाइस. क्योंकि आप बहुत ट्रैवल भी करते हैं, तो जो तीसरा सवाल है वो आपको शायद बहुत रेजोनेट करेगा कि आपकी लाइफ के कौन से 3 एडवेंचर हैं जो आपको याद है. मेरे एडवेंचर जो हैं वो ज़्यादातर ड्राइविंग या वाटर से कनेक्टेड हैं. और मैं वैसे बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं हूँ. मेरे को अम्यूज़मेंट राइड से और इन सब चीज़ों से डर लगता है. वेयर अगेन शी इज़ ऑपोजिट. इसको हर दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट राइड के ऊपर जाना होता है और मैं सामान पकड़ के नीचे खड़ा होकर देखने वाला हूँ. तो एडवेंचर में तो जो मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है वो मेरा न्यूजीलैंड का ड्राइव ट्रिप और स्विट्ज़रलैंड में जब हम अपनी डॉटर को कॉलेज छोड़ने गए थे, वो एक ट्रिप है. उसके अंदर भी मेरा नहीं, इसने स्काई जंप किया था तो इसका एडवेंचर था, बट आई एंजॉयड इट थरोली. एडवेंचर इतना ही है. आई एम नॉट वेरी एडवेंचरस. मैं अब आप में से पूछें शायद मेरे पास और इसके अलावा नहीं भी होगा बताने को. मैम आपका? सो आई थिंक एवरी एडवेंचर इन द वर्ल्ड आई वुड लाइक टू ट्राई. और मैंने जितना कर सकी हूँ अभी, आज जैसे सुमित ने बोला, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग और मतलब अंडर सी वॉक्स और मतलब जो भी ऑरलैंडो क्या और जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सारे अम्यूज़मेंट पार्क्स, राइड्स. मुझे स्विमिंग ज़्यादा करनी नहीं आती, बहुत हाथ पैर ही मारना आता है. बट हम वाटर पार्क भी जाते हैं तो अगर वो बहुत डीप वाटर होता है ऊपर से आने का, तो मैं उसमें भी नहीं डरती कि लाइफ जैकेट पहनिए क्या हो जाएगा, ऊपर आई जाऊंगी. सो आई लाइक टू ट्राई ऑल द एडवेंचर्स इन लाइफ. आई लव देम. आपके बचपन की सबसे फेवरेट मेमोरी? मेरे बचपन की जो सबसे फेवरेट मेमोरी मुझे याद है वो यही है कि जब सुमित ने मुझे कार्ड दिया था फर्स्ट टाइम कि आई लाइक यू, तो जब, क्योंकि हम फैमिली फ्रेंड्स थे तो प्रपोज किया था, तो सुमित ने मुझे आके बोला कि मैं ना कार्ड लाया हूँ. क्योंकि तब आर्ट चीज़ चला करता था, तब गिफ्ट्स का या ऐसे फैशन फ़ोन तो हुआ नहीं करता था. तो तेरे लिए कार्ड, मैं कार्ड लाया हूँ. तो मैंने कहा किसके लिए लाया, किसके लिए लाया. आई गॉट वेरी एक्साइटेड. फिर तेरे लिए लाया हूँ. तो आई वॉज लाइक ज़ैप्ड. अच्छा. सो दैट इज़ माई फेवरेट मेमोरी. मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में से मेरे दादा दादी के साथ जो मैंने ट्रैवल करे हैं, मुझे वो याद आते हैं. आई वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द सिबलिंग्स, तो whenever they used to go somewhere, वो कभी मुझे ले जाते थे, कभी मेरी किसी सिस्टर को ले जाते थे. तो उनके साथ जो भी छोटे मोटे जो ट्रिप्स करे हुए हैं, मुझे उनकी मेमोरीज आती है, याद रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस आपने पाई है, उसमें सबसे बेहतर या सबसे बड़ी सक्सेस आप किसे मानते हैं? सर आप? मैं लाइफ में अपने आप को अभी रिसेंटली में सक्सेसफुल माना हूँ. जब हम लोग गुड़गांव शिफ्ट हो गए और मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स दिल्ली में थे, और अब रिसेंटली में हम लोग सब एक साथ परिवार पूरा एक जगह पे रह रहा है, तो मेरी लाइफ की वो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी तो वही है, जिसको लेके मैं काफ़ी फील करता था कि मैं कहीं ना कहीं फेल हो गया. तो अगर सक्सेस की डेफिनेशन ये है तो यस, मेरा परिवार आज सब एक साथ रह रहे हैं. साथ तो हम हमेशा थे, बट अब रह भी एक साथ दोबारा रहे हैं हमेशा की तरह. वो मेरी सक्सेस स्टोरी है. और मैम आपके लिए? मेरी सक्सेस स्टोरी ये है कि हाँ, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ध्यान से जुड़ो और अपने आप से जुड़ो और मतलब अपने आप को पहचानो. बट आई थिंक सबसे बड़ी इंसान की जीत ये है कि जब आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपसे खुश हैं, आप पीस में हो कि आपका परिवार, आपका कुंबा आपके साथ है. मतलब जब आप आवाज़ लगाओ या आप उनके लिए प्रेजेंट हो और वो आपके लिए प्रेजेंट हैं. सो आई थिंक दैट इज़ द सक्सेस कि हम सब, हमारी पूरी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जानने वाले सब, हम एक साथ चलते हैं और सबको एक साथ लेके चलते हैं और सब हमें बहुत अनकंडीशनल लव, बहुत प्यार भी करते हैं. तो वो प्यार, आई थिंक वो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है. आपके रिश्ते में जो एक वैल्यू है वो आप किसे मानते हैं? वैल्यू
नो कंडीशंस, अनकंडीशनल लव। मैंने आपको पहले भी कहा, आई थिंक उससे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है किसी के लिए। अगर तू ऐसा करेगी तो मैं ऐसा करूँगा, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये सब चीज़ें नहीं हैं। यही मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है। मैम आपकी? आई फील ट्रस्ट एंड स्पेस। एक रिलेशन में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना कि ठीक है मेरी वाइफ है, उसको ये अच्छा लगता है, या मेरा हस्बैंड है, उसको ये अच्छा लगता है, तो उस चीज़ की लिबर्टी देना, स्पेस देना कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जी सकते हो। हाँ, लेकिन एक पार्टनर को भी ऑफ कोर्स उसका एक लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए कि आप ये नहीं है, दायरा पता होना चाहिए, वो है। और आई थिंक जब इतना प्यार और इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो दायरा बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें पता ही होता है। सो आई थिंक ट्रस्ट एंड स्पेस। आप लोग तो बचपन से साथ में रहे हैं, तो पहली बार जब आपने एक दूसरे को एक अलग नज़र से देखना शुरू किया, तब पहला इंप्रेशन क्या था एक दूसरे को लेकर? मैम आप बताइए। सो आई लाइक्ड हिम इन फर्स्ट प्लेस। जैसे इन्होंने मुझे प्रपोज किया तो आई न्यू दैट यू नो, मे बी इतना नहीं सोचा था कि आगे जाके शादी हो जाएगी, बट आई लाइक्ड हिम एज अ पर्सन। और सर आपके लिए? ये बहुत पुरानी बात है, मुझे तो कल का कुछ याद नहीं होता आप जो मुझसे पूछ रहे हैं। बट यस, आई ऑब्वियसली मैं उसको लाइक करता था, तभी मैंने प्रपोज किया और तभी आज हम यहाँ हैं। सो क्या थॉट आया था, ऐसा कुछ नहीं है ध्यान में। आप अपने स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं? सुमित से गुस्सा होके सो मेरा ही इज़ द गो टू पर्सन फॉर मी। अब मुझे प्यार आ रहा है, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मुझे फ्रस्ट्रेशन है, अभी मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, सो ही इज़ माई गो टू पर्सन। तो वैसे तो स्ट्रेस में ऑफ कोर्स अब काफ़ी पहले से बेटर हूँ, काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ, बट अभी भी जर्नी बहुत लंबी है। बट अभी स्ट्रेस हैंडल हो जाता है बिकॉज मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और मैं उनके श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस और ट्रस्ट में बिलीव करती हूँ और टोटली सरेंडर मोड में रहती हूँ कि कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है आई थिंक ही नोज़ बेटर। सो उससे वैसे ही स्ट्रेस कम हो जाता है, अदरवाइज ही इज़ माई गो टू पर्सन। ही इज़ माय स्ट्रेस बस्टर। स्ट्रेस बस्टर। और सर आप? Music is stress buster. Friends and music. The moment I want to get out of stress, मेरे को मेरे दोस्त और म्यूजिक मिल जाए, बस that's it. I'm out. एक ऐसी बात बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, यू आर अ ब्लेसिंग। थैंक यू। एंड मैं थैंक यू इसको इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि इसने मेरे पूरे परिवार को एक साथ बांध के एक बॉन्ड में रखा हुआ है जिसमें बड़े छोटे सारी जनरेशन्स आती हैं, तो शी हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द बॉन्ड। कोई ऐसी खूबी जो आपको अपने पार्टनर में सबसे अच्छी लगती है? ही इज़ अ गो गेटर, तो हर चीज़ क्विक कर लेते हैं और मैं देखती रह जाती हूँ। और सर आपके लिए? ये हर बात को, हर काम को सोच के करती है और कहती है। आपका सबसे बड़ा सबक जो आपने अध्यात्म में आने के बाद सीखा वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी के आने के बाद मैंने ये सीखा कि जो हमारी लाइफ में जिन्हें हम प्रॉब्लम्स कहते हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो चैलेंजेस होते हैं और वो हमारे लाइफ के लेसन्स होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं। तो जब हम उन्हें लेसन्स की तरह लेते हैं तो उनका सल्यूशन बड़ा इजीली निकल जाता है, बट जब हम उन्हें प्रॉब्लम सोचते हैं तो हम प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करते रहते हैं। तो मेरा आई थिंक अध्यात्म में आने के बाद सबसे बड़ा सबक यही था कि माई लाइफ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हैप्पीनेस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो माई प्रॉब्लम इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। या किसी को ब्लेम गेम करने से या किसी को उस चीज़ के लिए ठहराने से उसका कुछ हल नहीं निकलेगा, आपको अपने में ही चेंज लाना पड़ेगा। तो आपको सब नज़रिया बदलना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट आई फील कि मैंने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जो सबसे बड़ी सीख है यही सीखी है। और सर आपकी क्या सीख थी? इम्पेशंस और एंग्जाइटी मेरी प्रॉब्लम्स रही हैं शुरू से, और कहीं ना कहीं मेरे को उस फील्ड में बेनिफिट मिला है। देयर हैज़ बीन अ लिटिल इम्प्रूवमेंट, यस, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपने एक दूसरे को पहला गिफ्ट क्या दिया था मैम आप? तो हम लोग आई थिंक आफ्टर एंगेजमेंट मिले थे, तो मैंने सुमित को परफ्यूम गिफ्ट किया था। नाइस। और सर आपने? और मैंने प्रपोज करने के बाद इसको एक ब्रोच और एक पेन गिफ्ट किया था, और वो आज भी मेरे पास है। और वो परफ्यूम भी मेरे पास है।
और मेरे बर्थडे पे हमारे कोर्टशिप में सुमित ने मुझे एक इयररिंग्स गिफ्ट करे थे अपनी पॉकेट मनी से. सो इवन दैट इज़ वेरी डियर टू मी. आई स्टिल वेयर देम. वो मैम और सर, आप लोगों को अपनी इतनी पुरानी चीज़ें ना सिर्फ याद है, बल्कि आप लोगों ने अपनी उस याद को भी संभाल कर रखा हुआ है, अपने पहले गिफ्ट को भी संभाल कर रखा हुआ है. वंडरफुल. अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट हिम और हर में. मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपने एक दूसरे की तरफ इशारा करना है कि वो कौन करता है. तो मेरा पहला सवाल है कि एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज्यादा इमोशनल हो जाता है? आप दोनों में से कौन एक बार में फोन कभी नहीं उठाता? आप दोनों में से गुस्सा किससे सबसे ज्यादा आता है? आप दोनों में से शांत कौन है ज्यादा? आप दोनों में से कौन घूमना फिरना ज्यादा पसंद करता है? आप दोनों में से कौन ज्यादा बोलता है? दोनों ही बोलते हैं. आप दोनों को ये डायलॉग एक दूसरे के लिए बोलना है और बिल्कुल उसी अंदाज में बोलना है. तो मैम, आपने बोलना है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सुमित बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर. सर, आपके लिए कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं. ये थैंक यू सो मच सर. मैम, आपकी जो लव स्टोरी है, आपका जो रिलेशनशिप है, ना सिर्फ आपके अपनों के लिए बल्कि बहुत से लोगों के लिए एक आइडियल रिलेशनशिप बनकर आएगा. आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हर एक इंसान में अच्छाई और बुराई होती है. अगर हम उस अपने पार्टनर में, अपने रिलेटिव में उसकी अच्छाई को देख के, उसको एक्सेप्ट करके, उसको अपने साथ लेके चले, हम उनके साथ चले, तो आई थिंक किसी भी रिलेशनशिप में कभी कोई सारनेस नहीं आ सकती. मेरा यही मैसेज है व्यूअर्स को कि एक छोटी सी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी, मेरा एक यही मैसेज है अपने दर्शकों को कि छोटी सी ज़िंदगी है और बहुत ही सिंपल ज़िंदगी है. उसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए और सबको प्यार बांटिए, आपको प्यार ही मिलेगा. और अगर आप नफ़रत बांटेंगे तो नफ़रत ही मिलेगी. तो कुछ नहीं करना है, बस ध्यान करना है, अपने आप से जुड़ना है और अपने आप को चेंज करना है. ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए कि जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो कोई और आके ठीक करेगा. आप ही हैं जो अपने आप से कनेक्ट होकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं. तो हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और खूब मज़े कीजिए ज़िंदगी में. ऐसा नहीं है कि ध्यान करने से और स्पिरिचुअलिटी से आप, जैसे कि मुझे ये काफ़ी सुनने को मिलता है कि अब तो तू बिल्कुल चेंज हो गई होगी, अभी तू इतना स्पिरिचुअलिटी में आ गई है तो तूने लाइफ जीनी बंद कर दी है. जबकि मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को, सबको पता है कि हम अपनी लाइफ को पूरा इंजॉय भी करते हैं और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि हम सोसाइटी की जितनी हेल्प कर सके, अवेयर कर सके अपने काम से और अपने ऑरा से, अपनी एनर्जी से, तो हम करें. थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए और थैंक यू अनकंडीशनल लव. थैंक यू PMC हिंदी हमें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए और ये सब अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो ये थी मिस्टर एंड मिसेस बांगा की स्टोरी. अगले एपिसोड में एक नए कपल के साथ आएंगे. तब तक के लिए देखते रहिए संसार में निर्वाण सीजन 3. धन्यवाद.